अम्ल और भस्म के कुछ गुणों के बारे में जानकारियाँ किए, जिसमें हम लोग 6 गुण की जानकारियाँ कर चुके। अभी उसमें हमारे और गुण जानकारी करनी है। अगला गुण उसमें दिया गया है, धातु के ऑक्साइड के साथ जो है अम्ल की अभिक्रिया। 7वां गुण में है धातु के ऑक्साइड के साथ में अम्ल की अभिक्रिया। धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं उसके साथ अम्ल अभिक्रिया करके क्या क्या निर्माण करता है, यहाँ पर हम जानकारी करेंगे। कभी भी धातु के साथ में अगर अम्ल से अभिक्रिया कराया जाता है तो उस वक्त में आपको जल का निर्माण होता है, और साथ ही साथ जो उसमें ऑक्साइड होते हैं उसके साथ में उस धातु का एक लवण के रूप में तैयार होता है। जैसे में अगर कॉपर ऑक्साइड को लिया जाता है, CuO को कॉपर ऑक्साइड को लिया जाए, इसमें हम जब अम्ल को क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं तो यानी H2SO4 को भी लेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल को जब डालते हैं, मिलाते हैं, इसमें क्रिया कराते हैं तो इससे कहता है जल का निर्माण होगा, और साथ ही जो उसमें धातु ऑक्साइड रहेगा उसका क्या बनेगा, एक लवण के रूप में प्राप्त होता है। अर्थात उस वक्त में ये कॉपर जो है H2SO4 के साथ अभिक्रिया कर लेता है तो बनाता है कॉपर सल्फेट, CuSO4 बना लेता है, और यहाँ से आपकी मात्रा जो है इसमें ऑक्सीजन बच गया और यहाँ ऑक्सीजन बच गया, ये मिला करके बनता है H2O। इस प्रकार से कोई भी अम्लीय पदार्थ जो है किसी धातु के ऑक्साइड से क्रिया यदि करता है उस वक्त में आपका जल का क्या होता है, निर्माण होता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण दिया गया है। अगर जिंक के साथ जिंक ऑक्साइड को लिया जाए, उसमें अगर डाला जाए H2SO4 तो वहाँ पर भी जल बनेगा, या अगर कैल्शियम ऑक्साइड को लेकर के HCl को मिलाया जाता है, क्रिया कराई जाती है, वहाँ पर भी आपका जल का निर्माण होता है। अगर यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड को लिया जाए, CO को लेकर के कम, और इसमें HCl को मिलाया जाए, HCl अम्ल को डाला जाए तो उस वक्त में देखेंगे HCl अम्ल के साथ अब क्रिया करके यह जो है कैल्शियम क्लोराइड बना करके फिर क्या बनाता है, जल का निर्माण करता है। यानी आपका कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा और फिर वहाँ पर क्या होगा। अर्थात इस समीकरण से, इस उदाहरण से हम जानकारी करते हैं कि कोई भी अगर अम्ल है, अगर धातु के ऑक्साइड से क्रिया करता है तो हर हालत में क्या होगा, उसका जल बनेगा। समझ में आ गया। दूसरा बात, 8वां इसका गुण है अधातु के साथ में ऑक्साइड की अभिक्रिया। आठवां गुण है अधातु के साथ ऑक्साइड के साथ में अम्ल कैसे अभिक्रिया करेंगे या भस्म कैसे अभिक्रिया करेंगे। धातु के साथ में क्रिया किया अम्ल, अभी यहाँ कराएंगे भस्म के साथ अभिक्रिया। किसके साथ में, भस्म के साथ अभिक्रिया।
इसमें हम देखते हैं कि कोई भी अधातु का ऑक्साइड अगर अम्ल से अभिक्रिया करता है, अम्ल के साथ भस्म के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या का निर्माण करता है। यहाँ पर हम जब लेते हैं इसमें अधातु में अधातु का ऑक्साइड अर्थात CO2 को लेंगे, इसको लेंगे CO2, यहाँ से CO2 जो है अगर इसमें भस्म का क्रिया कराते हैं, भस्म में कौन कैसे लिखेंगे, इसमें हाइड्रोक्साइड लगा हो, इसमें क्या लगा हो, हाइड्रोक्साइड लगा हो, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मिलाते हैं, किसको लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लेते हैं, तो उसमें अपक्रिया करता है। तो अपक्रिया के बाद इसमें हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या बनता है। पहले हमने पढ़ा धातु के ऑक्साइड के साथ में जब अम्ल अभिक्रिया किया तो जल बना था। अभी इसमें देखेंगे कि अधातु का ऑक्साइड जो है अगर उसमें भस्म अभिक्रिया कराता है या किया जाता है तो क्या बनता है। इसका भी गुण इस तरह से यहाँ भी जल का निर्माण होगा, इसमें भी जल का निर्माण होता है। अर्थात यह जो यहाँ पर ऑक्साइड है, अधातु का ऑक्साइड है, इसे अभिक्रिया करता है तो बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा, और फिर क्या बनाएगा यहाँ सीधे H2O जल बनाता है। कैल्शियम यहाँ कैल्शियम के यहाँ जो है कार्बन का ऑक्साइड है, यहाँ कार्बन का ऑक्साइड है, एक कार्बन का ऑक्साइड सीधे यहाँ से कैल्शियम से क्रिया किया, कैल्शियम CO2 के साथ क्रिया, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा 2 और इसमें से 1 मात्रा को लिया, कितना हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। अब यहाँ हमारा एक बच गया वो, और इसका यहाँ H2 हो गया, ये बनकर क्या बनाता है, जल का निर्माण करता है। इस प्रकार से हम ये तथ्य पर पहुँचते हैं, इसका हम गुण बताता है कि कभी भी अगर धातु का ऑक्साइड अम्ल से क्रिया करेगा तो जल बनाएगा, और उसी प्रकार अधातु का ऑक्साइड किससे क्रिया करेगा, भस्म से क्रिया करेगा, तब क्या करेगा, जल बनाएगा। अंतर इतना ही है, भस्म क्रिया करेगा अधातु के साइड से, अम्ल क्रिया करता है किससे, धातु के ऑक्साइड से। इस पर जल दोनों में क्या बनता है, जल का ही निर्माण होता है। उसके बाद हम अंत पहुँचते हैं, इसका 9 गुण में 9वां गुण है अम्ल तथा यहाँ भस्म दोनों हो गया। अम्ल तथा भस्म के साथ में एक बहुत होशियारी वाला काम यहाँ पर क्रिया दिया गया है। जल की क्रिया कराना है। इस सब क्रिया में बहुत सावधानियां हैं। अम्ल हो या चाहे भस्म हो, अम्ल के साथ में जल की अभिक्रिया अथवा भस्म के साथ में जल की अभिक्रिया, दोनों में बहुत तुलना है। यहीं पर आपको विशेष करके प्रयोगशाला में जब आप क्या काम करते हैं, जानकारियाँ करेंगे तो देखिएगा। आप इसको देखे हैं, जो पैकेट पेप्सी वगैरह आता है सब, उसमें अम्ल की मात्रा होती है। आप अगर पैक पहले से है, अगर उसको एकाएक ढक्कन को खोल दीजिए, क्या पाएंगे उसमें, उसमें अम्ल की जो गति शुरू हो जाएगी। इतना अगर उसमें कुछ भाग बाहर फेंक दे सकता है, बाहर से जब ही उसको वायु मिलेगी, नमी मिलेगी, उतर का करता है, क्रिया करना शुरू करता है, और सीधे उसर से बल करके क्या करेगा, बाहर चला जाएगा। अगर होशियार से नहीं खोलेंगे तब आधा बाहर कर ले चली जाता है। तो इसमें भी आप होशियारी करना है। यहाँ कहता है अम्ल और जल के साथ क्रिया दोनों मिलाइए। क्या हम अम्ल में जल डालें या जल में अम्ल डालें? क्रिया यहाँ पर तुलना किया गया है।
अगर आप अम्ल में जल डालेंगे और पूरा तुरंत जल्दी में डालेंगे वो भी खतरा है। अगर जल में अम्ल डालेंगे वो भी क्या है, खतरा है। लेकिन उसमें तुलना किया गया, अगर जल को पहले ले लेंगे, इस सब क्रिया में क्या करना है, जल को पहले लेंगे, प्रकनली में जल पहले लेंगे और अम्ल को पूरा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा मात्रा करके डालेंगे। क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा मात्रा करके डालिएगा, तब अब क्रिया वहाँ हो सकती है। अगर जल को लेकर के पूरा एक के बार हम डाल दीजिएगा, वो क्या करेगा, अपना खौलना शुरू करेगा, आधा से बाहर अधिक कर देगा। इतना ही नहीं, उसमें उतना वाष्प उष्मा बनेगा कि जो प्रकनली हो गई वो क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। आपको भी क्षति हो सकती है, जल सकते हैं। इसलिए इस सब क्रिया को बड़ी होशियारी से काम देखना है। अम्ल में जल नहीं डालना है। अम्ल में जल डालिएगा, इसके बारे में कुछ और बताएंगे आपको। अम्ल दो प्रकार का बताएंगे आपको। यहाँ पर अम्ल में जल नहीं डालना है, क्योंकि अम्ल में तीव्रता अधिक बढ़ी हुई है। आप जल डालिएगा तुरंत उबलना शुरू कर देगा, बाहर चलना फेंकना शुरू कर देता है, उसमें उष्मा बनना शुरू करता है। इसलिए कहता है कभी भी करना है काम तो जल पहले लेना है और अम्ल को थोड़ा थोड़ा मात्रा डालना है, पूरा एक बार नहीं डालना है। इसलिए दोनों में खतरनाक चीज़ें हैं। तो इस प्रकार से हम पाएंगे कि अम्ल और तथा भस्म ये दोनों जो है जल से कैसे क्रिया करेंगे, चाहे अम्ल हो या भस्म हो, सबको एक बार नहीं डालना है। जल पहले लेना है, बाद में आपको भस्म चाहे अम्ल की तुलना का करना, थोड़ा थोड़ा डालेंगे तब अब क्रिया होगी। अब क्रिया जब शुरू होगी तो उसके फलस्वरूप क्या बनता है, जब सावधान तरह से क्रिया होगी तो उसमें क्या क्या निर्माण होगा उसको जानकारी करना है। तो उस वक्त में अगर आप HCl को ले लें, एग्जाम्पल में उदाहरण देंगे, HCl एक आपका क्या है, अम्ल है, और इसमें जल का क्या करना है, अब क्रिया कराना है। तो जल को लेकर के H2O को लिया गया, अर्थात इसका मतलब प्रकरण पहले जल लेना है, आपका HCl वहाँ रहेगा, उसमें डालना है। डालने के बाद हम पाते हैं कि ये जब अक्रिया करना शुरू करता है तो उस वक्त में दोनों के बीच में आयन बनता है। क्या बनता है, ये दोनों टूट करके आयन बनाते हैं। इसीलिए कहता है कभी भी एक का पूरा पूरा नहीं डालना है, अतः इतना जल्दी बनेगा कि सब उस प्रकनली से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, इतना उसमें उष्मा बन जाएगा, टूट जाएगा प्रकनली। हल्का हल्का डालने से ये HCl और H2 के बीच जब प्रतिक्रिया होती है उस समय ये जल का बनता ही है। उसमें भी क्या बनेगा, जल बनेगा वहाँ पर, लेकिन जल की मात्रा उससे नहीं बनेगी, H2 नहीं बनाएगा, थोड़ा सा उसमें आयन बनता है, उसका आयन बढ़ जाता है। अर्थात उस समय ये अभिक्रिया करके H2O न बना करके H3O बनाता है। क्या बनाता है, H3O बनाता है, इसमें आयन बन जाता है। उस वक्त में यहाँ प्लस आयन बन करके देखिएगा सीधे, और इसमें क्या बच गया, बन के आपका क्लोरीन बच जाता है। तो यह क्लोरीन सीधा क्या करता है, माइनस आयन बना लेता है। इस प्रकार से आप इसको देखे हैं। अगर अधिक मात्रा में इसकी मात्रा हो, सांद्र रहे, तो अगर इसका मात्रा जैसे अभी आपको बताया, अचानक डालिएगा उसमें पानी डालिएगा बाद में अम्ल में, तो अगर वो उबल कर बाहर फेंक देता है, अगर आपका के शरीर पड़ गया तो जल जाएगा। क्या होगा, पूरे छमड़े को जला देगा। तभी तो सुने हैं बैटरी का पानी गिर लगता है तो कपड़ा जल जाता है, यही उसमें है। तो इस प्रकार से इसमें मेन उसको गुण देखना है, विशेषता गुण इसका जानकारी है, किस प्रकार से क्रिया कराएंगे। अभी यहाँ आयन बन कर दोनों में क्या हो रहा है, पूरा धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाएगा, इसलिए उष्मा उसमें अधिक हो जाएगी, इसमें विस्फोट होने की संभावना हो जाती है। दूसरा, भस्म कैसे क्रिया करेगा, सोडियम को लिया गया, सोडियम हाइड्राइड के साथ में इसमें जल अभिक्रिया कराया, दोनों के साथ लिखा गया है। उस वक्त में कैसे बनाएंगे, पहले अम्ल के साथ में था, अभी
भस्म साथ में जब क्रिया किया गया, जल को डाला गया, जल इसमें मिलाएंगे कितना बनेगा आप देख लीजिएगा। यहाँ जल की मात्रा दिया गया, उसमें इसको भी ये दो भाग में टूटता है। ये दो भाग में बन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी भस्म जो है, जब जल के साथ अब क्रिया कराया जाता है या उसमें जल मिलाया जाता है, तभी क्या करता है, दोनों भाग टूटता है अलग अलग। कौन कौन? सोडियम अलग हो जाएगा और OH जो है अलग हो जाएगा। उस समय सोडियम का धन आयन बनेगा और OH का ऋण आयन बनेगा। इस प्रकार से ये मुख्य क्रिया होती है। इसी के आधार पर अलग अलग जो है आपको स्वचालित विद्युत चालक आप तैयार करते हैं, बैटरी तैयार की जाती है। इस पदार्थों को मिला करके छोटी छोटी जो बैटरी बनती है बनाया जाता है, ताकि उसको विद्युत धारा प्रवाहित की जा सके। उसके बाद हम लोग जानकारी करनी है, विशेषता उस जानकारी करने के बाद अब हमको जानना है अम्ल या भस्म में कितना शक्ति है, कितना उसका ताकत है, इसको जानकारी करनी है। इसको हम कहते हैं अम्ल एवं क्षार की प्रबलता या दुर्बलता, कितना उस ताकतवर है, इसमें जानकारी करेंगे। अम्ल तथा भस्म की शक्ति जानकारी करनी है, कितना इसमें ताकत है। पहले हमको जानना है अम्ल कितना प्रबल होता है, कितना दुर्बल होता है, जो जानकारी करनी है। अम्ल प्रबल और दुर्बल है, इसको जानकारी करनी है। कब प्रबल होगा और कब दुर्बल होगा। पहले जानकारी करना है प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल क्या है? प्रबल अम्ल में देखिएगा, कहता है वे सभी अम्ल जो करते हैं जल में घुल करके क्या करेंगे, पूर्णतः यानी पूरा रूप से आयनित होकर के यानी आयन बदल करके क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं, वो कहलाता है प्रबल अम्ल। पूरा पूरा घुल करके क्या करेगा, कौन आयन बनाएगा, हाइड्रोजन आयन बनेगा, तब कहलाता है प्रबल अम्ल। हाइड्रोजन नहीं बनेगा प्रबल आयन नहीं बनेगा, इसको जान लीजिए। जैसे में आप उदाहरण में देखेंगे, प्रबल आयन में किसका किसका होता है, H2SO4 का होगा, HCl का होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का होगा, नाइट्रिक अम्ल होता है। इस सब क्या है, आपका प्रबल अम्ल है। इसमें कभी भी क्रिया होगा तो H2 क्या करता है, हाइड्रोजन का आयन बनता है। इस तरह से प्रबलता वही होगा जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा अधिक रहेगी। आगे पढ़िएगा, पीएच का मान निकालते समय में पावर पढ़ना है वहाँ पर। अर्थात जिस जिस अम्ल में हाइड्रोजन के आयन की शक्ति अधिक रहेगी, अधिक मात्रा में हाइड्रोजन का आयन बनेगा, वो कहलाएगा प्रबल आयन। और जिसमें कम बनेगा वो होगा दुर्बल आयन। हाइड्रोजन आयन की मात्रा जितना ही अधिक बनेगी प्रबल आयन, उसकी मात्रा कम रहेगी दुर्बल आयन होगा। मान लो क्या, ये दोनों हैं प्रबल और दुर्बल आयन में। तो इस प्रकार से दुर्बल आयन प्रबल आयन में, जिसको हम लोग स्ट्रॉन्ग कहते हैं, इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, ये दो प्रकार का वहाँ पर है, प्रबल और दुर्बल का। उसके लिए दुर्बल आयन में आप देखिएगा, इसमें कुछ मात्राएं आती है, इसको हम लोग कहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल में आयन बनता है हाइड्रोजन का, लेकिन बहुत कम मात्रा में बनता है। आयन बनेगा लेकिन वो क्रिया बहुत धीरे करता है, जल्दीबाजी में क्रिया नहीं करता, उसकी क्रिया बहुत स्लो चलती है, इसलिए उसको हम लोग कहते हैं दुर्बल आयन।
अब है सांद्र या तनु क्या है। अम्ल अभी मैं उसमें बताया था दो तरह के अम्ल के रूप में, दोनों से किया गया। अम्ल का दो रूप दिया गया है। सांद्र क्या है, सांद्र अम्ल आता है और एक आता है तनु अम्ल। अम्ल दो तरह का है। सांद्र मतलब क्या हुआ, स्व यानी जो निर्माण किया गया उसमें जल की मात्रा नहीं रहेगी, नहीं समझिए ना, उसमें क्या रहेगा, बहुत प्रबलता रहेगी, उसमें हाइड्रोजन का आयन टूटा हुआ नहीं रहता है, वो होता है सांद्र। अब उसको जब लेकर के अम्ल का थोड़ा सा भाग पूरा जल की मात्रा को मिला करके कई भाग में जब तोड़ते हैं तब बनता है तन। पूरा मात्रा में अगर उसका मूल रूप लिया जाता है, अम्ल का मूल रूप लिया जाए तो वो क्या करेगा, वो सांद्र होता है, अर्थात उसमें अधिक ताकत है। और उसको कई भागों में जब तोड़ देंगे जल को मिला करके तो वो बनता है तन। इस प्रकार से दोनों में क्रिया तो होगी, लेकिन कुछ में अधिक होगी, कुछ में कम होगी। तो उस प्रकार से जिस प्रकार हमने अम्ल को देखा प्रबल और दुर्बल अम्ल, भस्म भी उस तरह से होता है, प्रबल और दुर्बल होता है। प्रबल अम्ल में जो प्रबल था उसमें हाइड्रोजन की मात्रा अधिक थी, दुर्बल में हाइड्रोजन की मात्रा कम आयन बना। लेकिन भस्म में प्रबलता कैसे मालूम होगी, भस्म में देखिएगा, इसमें जो आयन बनता है हाइड्रोक्साइड आयन, कौन बनता है, हाइड्रोक्साइड आयन बनता है, इसमें इसकी मात्रा जो है कम मात्रा में, सिर्फ अंश तक थोड़ा घुलता है, मिलता है, काम करता है, कम मात्रा में बनता है। तो उस प्रकार से जो कम मात्रा में बनेगा वो होता है दुर्बल भस्म, अधिक मात्रा में बनेगा वो होगा प्रबल भस्म। लेकिन दोनों में क्या बनेगा, हाइड्रोक्साइड ही बनेगा। अम्ल में क्या बनता है, हाइड्रोजन आयन बनता है, इसमें क्या बनेगा, हाइड्रोक्साइड आयन बनता है। लेकिन जिसमें अधिक मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन बनेगा प्रबल भस्म होगा, कम बनेगा दुर्बल भस्म होगा। तो इसकी जानकारी करने के लिए एक वैज्ञानिक जो है पीएच स्केल का नाम दिया था, उसमें दिखाया क्या है। उस वैज्ञानिक का नाम है सोरेनसन नाम है, सोरेनसन उसका नाम है। उसने एक स्केल तैयार किया था, उसमें 0 से लेकर के 14 तक संख्या लिखा। कितना तक लिखा, एक स्केल को लिया था, उस स्केल में 0 से लेकर के 14 तक संख्या लिख करके बीच में 7 नंबर डाल करके इस प्रकार की संख्या को दिया। उसमें देखा गया जो अम्ल इधर से अम्ल को मात्रा दिया 0 तक जो चलिएगा, अम्ल की मात्रा जो है 0 जहाँ तक रहेगा उसमें अधिक प्रबलता होगी, उसमें अम्ल की मात्रा क्या रहेगी, अधिक प्रबल होगी, अधिक शक्तिशाली होगी। ज्यों ज्यों यह दाहिने साइड में बढ़ेगा उसकी प्रबलता धीरे धीरे क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। और जब 7 पर पहुँचेगा तो वो न तो पूरा भस्म में रहेगा, न ही पूरा अम्ल में रहेगा, उदासीन हो जाएगा। दोनों की मात्रा वहाँ पर कोई क्लियर साफ में वहाँ पर नहीं आएगा। और 7 के बाद जितना ही हम दाहिने बढ़ते जाएंगे अम्ल की मात्रा खत्म होती चली जाएगी, भस्म की मात्रा क्या हो जाएगी, अधिक बढ़ती चली जाएगी। अब भस्म में ताकत बढ़ता जाएगा। इस प्रकार से उस पीएच स्केल से मालूम होता है कि उसमें किसी पदार्थ में कितना हाइड्रोजन की ताकत है, उसका कितना वहाँ पर शक्ति दिया गया है। इससे हम जानकारियाँ कर लेते हैं। इसके बाद अब हम जानते हैं पीएच का महत्व क्या होता है। पीएच क्या है, पी जो वहाँ लिया गया है, यह जो है एक बाहर की विदेशी भाषा लैटिन भाषा से पोटेंजा से लिया गया है। पोटेंजा का अर्थ ही होता है शक्ति, ताकत, इसलिए वहाँ लिखा है पीएच। पीएच लिखा है पावर ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ पोटेंजा, एक ही चीज़ है। हाइड्रोजन का पोटेंजा लिखाना है यानी शक्ति देना है, पावर ऑफ हाइड्रोजन देना है यानी हाइड्रोजन कितना ताकत उसमें है और इसका कहाँ कहाँ उपयोग होता है जानकारी करनी है। इसमें हम पढ़ेंगे
हमारे दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। पीएच का महत्व, पहला इसका महत्व है पाचन तंत्र में। पहला कहाँ महत्व इसका है? पाचन तंत्र के समय में आप भोजन करते हैं, किस प्रकार से पाचन क्रिया होती है, वहां पर इसका महत्व है। दैनिक जीवन में पाचन तंत्र में पीएच का महत्व है। पाचन तंत्र में पीएच का महत्व। जब हम भोजन करते हैं रोज के समय में देखिएगा, उस समय हमारे शरीर के अंदर में HCl हमेशा अम्ल बनते रहता है। वहाँ पर उसकी मात्रा जो है लगभग 1 से शुरुआत होती है, और कभी भी आपके शरीर के अंदर पाचन तंत्र में अम्ल की मात्रा 1 हमेशा पूरी होती रहती है। अब उतना पर रहेगा तो आपका शरीर स्वस्थ सही रहेगा, लेकिन जब ही वो बढ़ना शुरू करता है, जब आप अधिक मात्रा उसका होगा तो धीरे धीरे क्या करेगा, नुकसान होना शुरू करता है। जब तक पाचन तंत्र में पीएच का मान 1 रहेगा तब तक शरीर को कोई हानि होने वाली नहीं है, कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन जब ही पीएच का मान बढ़ना शुरू करेगा तो धीरे धीरे क्या होना शुरू होगी, परेशानियाँ शुरू हो जाएगी, पेट में गैस बनना शुरू हो जाएगा, दर्द होना शुरू होता है। तो उसको पुनः कंट्रोल लाने के लिए एक उसमें दवाई आती है जिसका नाम है एंटासिड। एंटासिड का उपयोग करते हैं तो पीएच मान को क्या करता है, कम कर देता है। तो एक शरीर को क्या मिलता है, थोड़ा सा आराम मिलता है। इस प्रकार से ये काज करता है। दूसरा, पीएच का महत्व जो है, मैं पहले बताया दांत में, सामने ही दांत दिखाई पड़ता है। आप अधिक अम्ल के इस्तेमाल करेंगे, पीएच की मात्रा बढ़ेगी, तो फर्स्ट नंबर दांत खत्म होते हैं, दांत का क्षय हो जाएगा। इस प्रकार से पीएच की मात्रा, उसमें भी आपका पेस्ट बनता है तो उसमें ध्यान देखिएगा, उसमें लिखा रहता है हाइड्रोक्साइड की मात्रा। जो पेस्ट बनता है, मंजन बनता है, इसलिए वो लिखता है हाइड्रोक्साइड मात्रा ही लेकर के इस्तेमाल करेंगे तो आपका दांत को क्या करेगा, वो क्षय होने से रोक देता है। तीसरा उसमें आता है थकान के समय। कभी कभी इतना काम करते करते क्या होता है, शरीर को थकान हो जाती है, तो मांसपेशियाँ जो हैं थोड़ा सा, शरीर की मांसपेशी थोड़ा रुकावट ले लेती है, रेस्ट मारना शुरू करती है। उस समय वहाँ पर अम्ल की उत्पत्ति होना, इसका मतलब मांसपेशियाँ जब भी थकावट आने का मतलब आपके मांसपेशियों में क्या होगी, अम्ल की मात्रा बढ़ रही है। उस समय अधिक परिश्रम करने से शरीर के अंदर में एक लैक्टिक अम्ल बनता है। लैक्टिक अम्ल के कारण ही आपकी मांसपेशियाँ जो है उसमें दर्द हो जाएगा, कड़ापन आ जाएगी, टाइट हो जाता है शरीर। तो ये सब है, अधिक शरीर परिश्रम करने से उसमें लैक्टिक अम्ल की क्या होती है, बढ़ जाती है। इसलिए आपको हर समय में जो ऊर्जा प्राप्त होती, कठिनाइयाँ होना शुरू हो जाता है। इस प्रकार से हम जानकारी करते हैं। चौथा है अम्ल का उपयोग जो है महत्व, बर्तन साफ करने। देखिएगा बर्तन बहुत गंदा लग जाता है, कुछ बनाने से हल्दी वगैरह लग जाता है, तो नींबू से लोग साफ करते हैं। नींबू को लगा करके अब जब उसको रखिएगा तो पूरा क्या करेगा, यही अम्ल जो है उसके पूरे क्या कर गंदगी को हटा देता है। इस प्रकार से पीएच की मात्रा उसमें अधिक होने के चलते क्या करता है, वो साफ करता है। उसी तरह से मिट्टी, अगला का गुण उसमें है मिट्टी में पीएच मान रहता है, तभी जा कर के आपको संतोषजनक वृद्धि होगी, पौधों में वृद्धि हो सकती है। इसलिए कभी कभी सुनिएगा, आप लोग बताते हैं, बहुत वैज्ञानिक प्रचार में देता है, अपनी मिट्टी का क्या करें, जांच कराएं, उसमें हाइड्रोजन की मात्रा कम है या अधिक है। दूसरा छठवां इसमें आता है जलीय जीव। पीएच की मात्रा बढ़ेगी, जितने भी जल में जीव, कभी जब शुरू से वर्षा होती, देखें आप लोग, अम्लीय वर्षा जब होती है तो बहुत जल में जीव क्या करते हैं, कूद फान करना शुरू करते हैं, कभी कभी मर भी जाते हैं, यह पीएच मान बढ़ने से। और सातवां उसमें आता है प्रकृति द्वारा उदासीनीकरण की व्यवस्था। इसमें
जाइएगा देखिएगा, बहुत सारे झाड़ियों में छोटा सा कीड़ा होता है, इतना टंक मार देगा हालत ख़राब हो जाता है। तो उसी झाड़ियों में कुछ वैसा पौधा रहता है, क्या करेगा वो लोग, उसी को लगा देगा। अभी आप लोग देहात में देखिएगा, जब हांडा मारता है, बेनी मारते हैं तो क्या करते हैं, लोहा छुआ कर रगड़ते हैं ना, उसमें सब क्रिया होती रहती है। तो इस प्रकार से उसी में सब प्रकृति में है, जो उसका क्या करता है, उदासीनीकरण कर लेता है, कुछ आराम मिल जाता है। तो इस प्रकार से कुछ पौधे में पत्तियों में देखिए, अगर वहाँ रहता है इतना गड़ जाता है, तो लोग क्या करते हैं, उसी तरह से कुछ लपेट देते हैं, ऊपर से मन लगा देते हैं, थोड़ा सा आराम मिलता है। इस प्रकार से इसका जो है पीएच मान का महत्व है। इस तरह से अगर महत्व जानिएगा तब तो अपने शरीर को आप कंट्रोल में रख सकते हैं। लेकिन पहला 2 बात याद रखिएगा आप लोग, पाचन क्रिया में, दूसरा दांत में, अन्यथा दोनों होशी है। पेट में दर्द होगा, 10 मिनट ले होगा, दिन में स्कूल नहीं आइएगा, दांत दर्द होगा तो बैठ के रहिएगा। इसलिए आप थोड़ा सा अम्ल पर विशेष ध्यान दे करके इस्तेमाल करेंगे। समझ में आ गया? ठीक। और विशेष बातें आपको बताई जाएगी अगला अध्याय में।